जी हिंद दोस्तों, अनुभूति आईसीएस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट बी में हमने देखा था कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय होता है। सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखा हुआ था, वैदिक काल देखा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म देखा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ होता है। जो पहला नगरीकरण था वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रारंभ हुआ था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो जाती है। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता था। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से ही मिलने लगता है। इसका समय अवधि 600 से 340 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और महाजनपद काल की प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृत थी। इसका शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र था। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा। अब लोहे के व्यापक प्रयोग होने से हुआ क्या, बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। योद्धा वर्ग ने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। खेती के लिए नए औजारों और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न करने लगे। अब खेती के लिए क्या हुए, नए औजार डेवलप हो गए और उपकरण, नए नए उपकरण यदि लोहे के मिलने लगे हैं तो लकड़ी से ज्यादा बेहतर तो लोहे के उपकरण होंगे और उससे खेती करने में भी आसानी होगी और खेती अच्छे से की जाएगी तो अच्छे ज्यादा उपज होगी, जाहिर सी बात है ना। तो इससे क्या हुआ, भू राजस्व ज्यादा एकत्रित होने लगा। सैन्य खर्चों को भी अ, व्यवस्था हो गई। तो इससे हुआ क्या, अतिरिक्त अनाज एकत्रित हुआ और अतिरिक्त अनाज एकत्र करवा के सैन्य व्यवस्था की गई और इससे विभिन्न राज्य डेवलप हुए। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति होती थी वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति होने लगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले कबीला होता है, फिर ग्राम, ग्राम के बाद जन, जन के बाद जनपद का डेवलपमेंट हुआ, फिर महाजनपद। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, महाजनपद। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ देखिएगा 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, आपको पता होना चाहिए, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, ये भी याद रखना है आपको। वर्तमान में 16 महाजनपद हैं और इनकी स्थिति क्या है। तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, 8 महाजनपद थे। और बिहार में 3 महाजनपद थे और राजस्थान में 1 महाजनपद था, विराटनगर वश्य। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, अवंती। दक्षिण भारत में 1 महाजनपद, आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और भारत जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, ठीक है। भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। तो भारत के बाहर 2 थे, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद था, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1 महाजनपद, बिहार में 3। सबसे ज्यादा महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में, जो कि 8 थे। तो वो अंगुत्तर निकाय के बारे में ये पूछता है कि अंगुत्तर निकाय किस जन धर्म का ग्रंथ है। तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र सूत्र लगा है तो ये जैन ग्रंथ है, ठीक है। तो अब इसमें होता ये है कि 16 महाजनपदों का वर्णन में चर्चा की जाती है, इसलिए इनको आपको याद रखना है। आइए 16 महाजनपदों की लिस्ट और उनके वर्तमान में अवस्थिति क्या है और साथ ही इनकी राजधानी क्या है, ये देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसको आप अच्छे से इस लिस्ट को रख लीजिए। ये गांधार, मैं ये भी बताता चलूं कि ये विदेश में है, ठीक है। कहाँ है, पाकिस्तान में। तो हम जैसे आपने पढ़ा था कि 2 विदेश में है, तो पहले विदेश वालों को ही देख लेते हैं। एक गांधार तक्षशिला जिसकी राजधानी है रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में है। एक कंबोज है जो कि राजौरी व हजारा क्षेत्र पाकिस्तान के आसपास कश्मीर में ही पड़ता है। कश्मीर में भी है और क्षेत्र पड़ता है और ये बाहर भी है। कंबोज जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। राजस्थान में एकमात्र था जो कि मत्स्य है, मत्स्य या मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर है। जयपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में इसकी अवस्थिति है, ठीक है। और कुरु जो है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली। कुरुक्षेत्र आपको पता ही है, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास। सूरसेन जो कि मथुरा से संबंधित है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। कौशल की श्रावस्ती, ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में है। पांचाल, नरेश, अहिच्छत्र, काम्पिल्य
बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में ही है। चेदी ये सुख्तिमती जिसकी राजधानी बुंदेलखंड क्षेत्र में है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। वत्स या वंश इसको याद रखिएगा, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में है। काशी जिसे वाराणसी जिसकी राजधानी वाराणसी है, ये तो आपको पता होना चाहिए। मल्ल, मल्ल जो कि कुशिनारा है, मल्ल मतलब क्या है? मल्ल जो है कहाँ है, जिसकी राजधानी क्या है? कुशिनारा या कुशावती है, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। अस्मक ये दक्षिण भारत में एकमात्र है, ठीक है। गोदावरी नदी के दक्षिण में एकमात्र दक्षिण भारत का जनपद है ये अस्मक, जिसकी राजधानी पाटन या पोतन है। फिर देखते हैं अवंती, अवंती मतलब उज्जैन जिसकी राजधानी है, या महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश में है। फिर एक बज्जी या ब्रिज्जी है जो कि बिहार में, बज्जी और ब्रिज्जी कहाँ पर है? ये बिहार में है। बज्जी और ब्रिज्जी ये बिहार में है। बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा बिहार में। अंग जिसकी राजधानी चंपा है, अंग की राजधानी क्या है? चंपा। भागलपुर, मुंगेर बिहार में, ये भी अंग भी बिहार में है। मगध भी तो महत्वपूर्ण है, गिरिवत जिसकी राजधानी थी। पटना, गया, नालंदा में पड़ता है, 3 जिलों में विकसित है ये। पटना, गया, नालंदा और बिहार में। तो इन 16 महाजनपद को आप याद रखिएगा, जिसका वर्णन अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में। इनमें से महत्वपूर्ण जो जनपद हुए तो उसमें से मगध आपका डेवलप था। मगध के साथ साथ आपका देखने को मिल सकता है ये आपका बस भी ठीक ठाक था, कौशल ठीक ठाक था, और इसमें अवंती भी कह सकते हैं, ये भी फेमस रहता है, अंग भी। तो गांधार महाजनपद पाकिस्तान में था, इसकी राजधानी क्या क्या थी? तक्षशिला थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला यहीं पर है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जो गोदावरी नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य है, ठीक है, ये गणराज्य का उदाहरण है। बिहार का वज्जी महाजनपद भी गणराज्य का उदाहरण है, अर्थात जो राजा यहाँ पर चुना जाता था वह वंशानुगत चुना जाता था। गणराज्य मतलब ये होता है, जैसे अपना भारत एक गणराज्य है, तो वो गणराज्य ऐसा है कि भारत के राष्ट्रपति कोई वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि इसको जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब्राहम लिंकन जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन। बाय पीपल, टू दी पीपल, फॉर दी पीपल। वज्र की राजधानी वैशाली, लिच्छवी गणराज्य का शासन था यहाँ पर, ठीक है। वज्र की राजधानी वैशाली में थी। जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य कौन माना जाता है? वैशाली में लिच्छवी गणराज्य। यह 8 कुलों का एक संघ था, इसमें 8 कुल थे, इसका 8 कुलों का एक संघ था क्या? वैशाली में लिच्छवी गणराज्य। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूर्व में फल्गु नदी जो कि बिहार में है, जिससे नदियां इस महाजनपद की प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण करती थीं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद मत्स्य है, जिसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी मिलता है। महाभारत और पुराण में चंपा को मालिनी के नाम से जाना गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, कौशल महाजनपद के श्रावस्ती में। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज पांचाल राज्य के अंतर्गत ही आता था, जो कि भविष्य में आप देखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज काफी प्रसिद्ध होता है, और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध भी लड़े जाते हैं, राष्ट्रकूट पर गुर्जर प्रतिहार आदि के बीच में, पाल के बीच में, है ना। अंग की पहली चर्चा कहाँ की गई है? अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल में यही कहा गया है कि अंग की चर्चा इसमें अथर्ववेद में कर दी गई है। मगध के बारे में देखते हैं। मगध बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। मगध में बहुत सारे वंश का जो उद्भव होता है, उसमें से 7 महा जो राजवंश हैं वो उत्पन्न होते हैं, जिसमें से हसिन मशूक सा ये ट्रिक बनाया हुआ है खान सर जी ने। तो यहाँ पर हर्यक वंश पहले होता है। हर्यक वंश के अंतिम राजा को हरा करके शिशुनाग वंश की वो नींव डालता है। फिर नंद वंश है, जिसका महत्वपूर्ण शासक महापद्म नंद होता है। फिर गणानंद भी आप देखेंगे, और फिर मशुक मौर्य वंश यहीं पर होता है। फिर शुंग वंश होता है। ये पूछा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मगध राजवंश, मगध में निम्नलिखित में से किन राजवंशों का शासन नहीं रहा है?
और यह कि एक कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए भी आ सकता है। क्या बोलेगा? कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए भी। तो सबसे पहले हसीन, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, मशुक, सातवाहन वंश, फिर सबसे लास्ट में सातवाहन वंश आता है। ठीक है, और शुंग वंश से शुरू होता है ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में मगध जनपद प्रारंभ में तो छोटा था, जो पाटलिपुत्र से राजगीर तक फैला हुआ था, किंतु मगध के शासकों ने मगध की सीमा को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक तथा हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक, इधर अफगानिस्तान तक, और पूर्व में बंगाल, ठीक है, पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला तक फैला हुआ था। बाद में मगध फैल जाता है। मगध में राजवंशों को हमने देखा। सबसे पहले हर्यक वंश देखते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसकी कहानी यह है कि बिंबिसार इस वंश का संस्थापक था, और बिंबिसार को करते क्या है, इसका पुत्र अजातशत्रु द्वारा मार दिया जाता है। फिर अगेन अजातशत्रु को इसके पुत्र उदयन के द्वारा मार दिया जाता है। इसलिए इस वंश को हर्यक वंश कहा जाता है। इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें सारी पढ़ने का सबसे मेन है कि कौन कौन से शासक थे। तो तीन ये जो महत्वपूर्ण शासक थे। फिर ये जैन धर्म धर्म क्या स्वीकार किया, इन्होंने विशेष काम क्या किया, इनको किस उपाधि के नाम से जाना जाता है, और किन राज्यों को इन्होंने जीत करके अपने में मिलाया। बस यही था, और इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं है। तो बिंबिसार, आइए देखते हैं हर्यक वंश का जो कालक्रम रहा है, समयावधि रही है, वो 544 से 412 बीसी रही है। अब 544 से जो 12 बीसी 412 बीसी रहती है, इसके बीच में बिंबिसार भी होता है, जो कि 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। यह संस्थापक भी रहता है और पहला ऐतिहासिक राजवंश, तो हर्यक वंश को पहला ऐतिहासिक राजवंश भी कहा जाता है। बिंबिसार 52 ईयर्स तक मगध पर राज्य करता है। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया था। यह स्थायी सेना रखता था, तो स्थायी सेना भी इसने रखा। बिंबिसार बौद्ध धर्म का, बिंबिसार क्या करता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, अंग राज्य को अपने में मिला लेता है, राजगृह गिरिब्रज राजधानी बनाता है, संस्थापक माना जाता है। पहला ऐतिहासिक राजवंश ये कहलाता है आर्यक वंश, और 52 वर्षों तक शासन करता है। ये पॉइंट याद रखना है। ब्रह्मदत्त अंग का राजा था, जिसको ये हराता है, और पुत्र राजा सत्य को वहां का शासक बना देता है। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का, तो ये कूटनीति के रूप में जाना जाता है कि बिंबिसार ने क्या किया, कूटनीति अपनाने के लिए। पीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था बिंबिसार के बारे में, पढ़ कीजिए। तो बिंबिसार की कूटनीति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कूटनीति के रूप में क्या किया कि इसने विजय अभियान भी किया। विजय अभियान किसको किया, अंग को, अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया। इसके बाद इसने विवाह के रूप में कूटनीतिक रूप में अपनाया। विवाह में ये बिंबिसार महाकौशला, कौशल नरेश की जो पुत्री थी, अर्थात प्रसेनजीत की जो बहन थी, महाकौशला से विवाह करता है, और इनके साथ दहेज में काशी प्राप्त होती है। जो काशी प्राप्त होती है, इस काशी को अपने मगध में मिला लेता है। इससे 1 लाख की वार्षिक आय आती आती रहती थी। इसके बाद ये दूसरी जो इसकी शादी, 3 शादियां करता है, इसको देखना है। पहली शादी ये करता है कौशल नरेश की पुत्री महाकौशला से, और दूसरी शादी ये करता है लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री राजकुमारी चेलना से। दूसरी शादी किससे करता है, वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक 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 की पुत्री चेलना से, ठीक है, जिससे अजातशत्रु का जन्म होता है, चेलना से। फिर तीसरी शादी ये किससे करता है, पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से करता है, मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से। तो इनकी 3 पत्नियां थीं। पहली थी महाकौशला। पहली कौन थी, पहली पत्नी थी महाकौशला। महाकौशला के बारे में आप देख लीजिए, कौन है महाकौशला है, कौशल नरेश की पुत्री, अर्थात प्रसेनजीत की बहन। क्या मिलता है इनको, काशी मिलता है दहेज में। उस काशी से 1 लाख की वार्षिक आय होती है। दूसरी शादी हमने बताया आपको कि चेटक, लिच्छवी गणराज्य के एक शासक थे चेटक, जिसकी पुत्री का नाम चेलना था। जिनकी पुत्री का नाम क्या था,
चलना। और तीसरी शादी करते हैं मद्र नरेश, पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से। किससे करते हैं? क्षेमा से। तो ये 3 शादियाँ करते हैं कूटनीति के रूप में। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो कि एक गणिका थी वैशाली की, ठीक है? बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर के जैन धर्म अपना लेता है। पहले बौद्ध धर्म रहता है, फिर जैन धर्म को अपना लेते हैं बिंबिसार महोदय, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के समकालीन होते हैं। बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिया था। क्या था? भट्टिया। इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बताने जा रहा हूँ। उनके बिंबिसार के पापा जी का नाम क्या था? भट्टिया। पापा जी इनके क्या कौन थे? भट्टिया। और पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है? पुराण में श्रेणिक कहा गया है। और अवंती के राजा अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग हो जाता, पांडु रोग जिसे कहते हैं। पांडु रोग की इलाज करने के लिए अपने राज्य वैद्य दीपक को भेजते हैं, और जीवक की इलाज से चंद्रप्रद्योत हो गए स्वस्थ। अब उन्होंने अवंती को मगध को अधीन कर दिया, और अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य के बाद तथा अंग राज्य को जीत करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था, और इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हो सका। और इसकी हत्या पुत्र अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व में इनके पुत्र कर देते हैं इसकी हत्या। क्या कर देते हैं? हत्या। अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व से 460 बीसी। तो अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रु का नाश करने वाला मीन्स अजातशत्रु। और अजातशत्रु को कौणिक कहा जाता है। इनके पापा जी को, बिंबिसार को, श्रवणिक कहा जाता था। अपने पिता की हत्या कर दी, इसे पितृहंता कहते हैं। अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था, और राजगीर को किलेबंदी की अपने सुरक्षा के लिए राजगीर की किलेबंदी करता है। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके समय में सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्णी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगीति होती है, और अपने सहयोगी वर्षकार के संयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। तो इनके पापा जी अंग को मिलाते हैं, बिंबिसार अंग को मिला लेते हैं, और पुत्र मिला लेता है किसको? पुत्र मिला लेता है वैशाली को। तो वैशाली को ये जीत लेता है। इस युद्ध में उसने दोनों नए हथियार, और इसी वैशाली के युद्ध में ये 2 हथियारों का उपयोग करता है। एक रथ मूसल था, एक महाशिला कंटक था। तो 2 हथियार ये बहुत ही इसके इम्पोर्टेंट माने गए हैं। और जो कि रथ मूसल तथा महाशिला कंटक है, ये ऐसे मार करते थे, रथ मूसल और महाशिला कंटक। अरे वाह वाह वाह! कैसे विरोधी सेना में डर का माहौल बन जाता था, और डर कर वो अपने आप को सरेंडर कर देते थे। रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग इसने किया था अजातशत्रु ने। किस युद्ध में? वैशाली के युद्ध में। किसकी सहायता से? वर्षकार के संयोग से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु को से रिश्ते बताए गए हैं। प्रारंभ में जैन तथा बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तथा बाद में बौद्ध धर्म को। अब इसके पापा जी के जस्ट अपोजिट, पापा जी इसके बौद्ध धर्म में थे, बाद में जैन धर्म अपना लिए। अब ये जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लेता है। 16 वर्ष तक मगध में इसने शासन किया। इसके पापा जी 52 वर्ष तक शासन किए, ठीक है। और इसके 2 पुत्र हुए, उदयभद्र और उदायन। तो अगला जो उदायन है, उदायन ने इसकी हत्या कर दी और शासक बन गया। उदायन 460 बीसी से 444 462 बीसी में शासन करता है। सबसे महत्वपूर्ण काम ये करता है राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी परिवर्तन करके कहाँ बना देता है? पुरुषपुर, अर्थात कुसुमपुर। यही कुसुमपुर पुरुषपुर आगे चल करके पाटलिपुत्र, तो इसीलिए इसको पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है उदायन को। कौन? हर्यक वंश का शासक उदायन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए बौद्ध धर्म में पितृहंता कहा गया। अन्य नाम इसका उदाई उदयभद्र था। उदाई उदयभद्र यह चंपा का उपराजा था। पहले इसे चंपा का उपराजा बनाया गया था। ये चंपा का उपराजा हुआ करता था।
पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदय ने गंगा एवं सोन के संगम, गंगा और सोन के संगम पटना के पास होता है ना, ये गई गंगा और ये गई सोन, ये मान लीजिए यहाँ पर है पटना, यहाँ पर संगम होता है। तो इसी जगह पर इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटन रख दिया था। इसने अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोद कर दी गई। उदयन का पुत्र नागदशा के एक अयोग्य शासक ठहरा और इसकी हत्या शिशुनाग, इसका सेनापति शिशुनाग ने करके नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। महाभारत और पुराण में जानकारी मिलती है कि मगध का सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। थोड़े से हिस्ट्री में जाते हैं। इसकी राजधानी गृहब्रज हुआ करते थे। बृहद्रथ का वंश का सबसे प्रतापी शासक मतलब जरासंध था। इसकी राजधानी गृहब्रज थी। जरासंध ने अपनी साम्राज्य विस्तार के लिए वही पांडव कृष्ण युद्ध हुआ और उसमें भीम हरा कर उसे मार डालते मल्ल युद्ध में। और रिपुंजय बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था। तो रिपुंजय बृहदत्त वंश का अंतिम अंतिम शासक था और इसकी हत्या उसके मंत्री कुलिक कर देता है और अपने पुत्र को शासक बना दिया। घाटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या कर, घाटिया नामक शासक ने, है ना, अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा देता है। तो ये एक हिस्ट्री रही। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक और उसके मंत्री कुलिक ने हत्या करके पुत्र को शासक बना दिया। फिर घाटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या कर दी, अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम है, इसलिए हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश को माना जाता है, क्योंकि बृहद्रथ वंश के बारे में कोई ज्यादा ऐतिहासिक साक्ष्य देखने को नहीं मिलते। अगला है शिशुनाग वंश में, चलिए देखते हैं। शिशुनाग वंश 412 से 344 बीसी में था। शिशुनाग 412 से 394 बीसी तक शासन करता है। शिशुनाग वंश का संस्थापक इसे माना जाता है। इसने क्या किया, अवंती और वत्सराज पर अधिकार कर लिया। हमने देखा था बिंबिसार ने अंग को जीता। बिंबिसार ने किसको जीता, बिंबिसार ने अंग को जीता। और उसके पुत्र अजातशत्रु ने किसको जीता, वैशाली को जीता। ठीक है, वैशाली को जीतता है। लेकिन शिशुनाग क्या करता है, अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर लेता है। मगध साम्राज्य में मिला लेता है कौन, शिशुनाग, अवंती तथा वत्सराज को। और अपनी राजधानी पाटली ग्राम से हटा करके वैशाली को अपनी राजधानी बना लेता है। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर के मालवा तक का क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है। इसका बेटा था कालाशोक, जो कि शासक बनता है। कालाशोक 394 से 366 ईस्वी तक शासक बनता है। बाकी शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से लेकर के 344 बीसी तक शासन करता है। तो 366 तक कालाशोक रहता है, 394 से, है ना, 394। शिशुनाग मृत्यु के पश्चात कालाशोक के मगध गद्दी पर बैठता है। इसका पुराण में और दिव्यदान में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक को वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाता है कौन, कालाशोक। और इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीत होती है कहाँ, वैशाली में होती है। राजा महाराजा आजा, और वैशाली सबका काल है। वैशाली सबका काल है, सबकामी इसका वो था। और कालाशोक के जमाने में ही बौद्ध संगीत हुई। राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है। पटना मत अशोक को, पटना मत अशोक को। ठीक है, यह है ब्राह्मण वंश का प्रथम शासक माना जाता है। ब्राह्मण वंश का प्रथम शासक कौन माना जाता है, कालाशोक। पुराण के अनुसार यह है क्षत्रिय था। ठीक है, पुराण वंश के अनुसार यह क्षत्रिय था। और इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। नंदिवर्धन कृष्णनाग वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या कर देता है महापद्म नंद और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग वंश, मशुकसा, है ना, हसीन मशुकसा, ये ट्रिक फिर से याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है। हसीन मशुकसा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये 7 वंश रहते हैं मगध साम्राज्य में, इनको याद रखिए। इस वंश का अंतिम शासक नंदवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद कर देता है और वही कहानी होती है, नंद वंश की स्थापना करता है। फिर आइए देखते हैं जो नंद वंश है। नंद वंश में आगे चल के घनानंद भी होता है।
तो नंद वंश 344 से 323 323 बीसी तक। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक कौन माना जाता है? महापद्मनंद माना जाता है। महापद्मनंद के बारे में आपको पता ही होगा। इस यह सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों को नाश करने वाला की उपाधि धारण करता है। इसे भार्गव दूसरा परशुराम का अवतार भी माना जाता है। इस वंश की जाति क्या थी? नाई थी, नापित थी। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था, मतलब इसके प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का सही नाम विष्णुगुप्त था। केंद्रीय शासन पद्धति के जनक पिता महापद्मनंद को ही माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री ह्वेन द्वारा की गई। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के क्या थे? महापद्मनंद के दोस्त हुआ करते थे, परम मित्र हुआ करते थे। इस वंश के शासन काल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान हुआ करते थे। इस वंश ने शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। इस वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। तो मतलब आप कह सकते हैं नंदवंश के समय मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। सम्राट महापद्मनंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। इसने कलिंग जीतकर एक राट तथा एक छत्र, कलिंग को जीता महापद्मनंद ने और एक राट तथा एक छत्र की उपाधि धारण की। यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया। इस वंश का द्वितीय शासक पांडुक था। इस वंश का अगला शासक कौन था? घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था घनानंद। इसने कलिंग में नहर निर्माण कार्य कराया। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक घनानंद था। धनानंद। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। विश्व विजेता सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देखकर हौसला पस्त हो गया और इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य अव्यवस्था और अशांति के चपेट में आ जाता है। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त हो गई। पूरे राज्य में अराजकता फैल जाती है। अपने दरबार से चाणक्य को अपमान करके निकाल दिए जाने के पश्चात चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के संयोग से मगध में फैली अराजक और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठा करके घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। आइए अब मौर्य वंश हम लोग देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व कुछ फारसी आक्रमण होते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। सबसे पहला फारसी आक्रमण हुआ था। इस फारसी आक्रमण को आइए देखते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में उतनी प्रबल पश्चिमोत्तर राज्य खाली था, है ना। और छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी ये अगल बगल। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र जैसे पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कमजोर शासक थे, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किए। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसका होता है? भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण होता है ईरान या फारस का। ईरान या फारस का एक हखमनी वंश था। हखमनी वंश। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था और इस वंश का शासक डेरियस प्रथम, जिसे डायबर भी कहते हैं, ठीक है। ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा बना और इसने गंधार तथा कंबोज के शासक को हराया। तो कहाँ-कहाँ ये शासन कर लिया था? डायरस प्रथम, डेरियस प्रथम, कंधार और कंबोज में। इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। आप समझिएगा, भारत में इसने क्या किया? फारसी शासन का विस्तार किया, करेगा ही। इस विजय अभियान इसने सबसे पहले गांधार और कंबोज को तो हरा दिया। डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासक कौन सा आता है? जेरेक्स प्रथम बनता है और जेरेक्स प्रथम के बाद डेरियस तृतीय बनता है और इस वंश का अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का अंत कर दिया और फारस पर अपना राज्य। तो फारस ये छोटा सा था, इसमें याद रखिएगा। साइरस द्वितीय, डेरियस प्रथम, ये सब इसके संस्थापक साइरस द्वितीय था और इसका प्रमुख शासक डेरियस प्रथम था, जो कि गांधार और कंबोज पर अधिकार कर लेता है। डेरियस तृतीय को सिकंदर हरा देता है, खत्म।
मकदूनिया, फिर यूनानी जो आक्रमण है, मकदूनिया या यूनानी आक्रमण भी होते हैं। ईरान आक्रमण के बाद ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का होता है। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय, यूनान का जो राजा था फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था, माता का नाम ओलंपिया था। अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। और सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसिडोनिया था। 356 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया में जन्म हुआ था इसका। और रुक्साना से रेक्सोना इसकी पत्नी थी। रुक्साना के पिता फारसी शासक सायदारा थे। घोड़े का नाम बौखेफला रखा था इसने, बौखेफला। गुरु इसके अरस्तु थे, जिसके नाम पर झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया गया बौखेफला नाम से। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। और अफलातून जिसे कहा जाता है, जिनको अफलातून कहा जाता है। प्लेटो गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के शासक राजकुमार आम्बिक से हुआ। तो तक्षशिला का शासक कौन था? तक्षशिला का शासक था राजकुमार आम्भिक। वहां का राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। 328 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। पंजाब के राजा पोरस पुरु और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। 326 ईस्वी पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम, बितस्ता और हाइडेस्पीस के युद्ध भी कहा जाता है। झेलम को बितस्ता नदी कहा जाता है। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में वह अपनी सेना के बीसी, यहाँ लिखना चाहिए ईस्वी पूर्व में, सेना के साथ भारत से वापस लौट गए। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया से उनका निधन 33 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत में कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। कितने महीने तक? 19 महीने तक रहते हैं। और सिकंदर के साथ साथ भारत आने वाला लेखक निर्याकस था और सिक्रेटस आस्टिबुलस, निर्याकस सिक्रेटस आस्टिबुलस। सिकंदर हिंदुकुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। और सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत से युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो ब्यास नदी को पार करने के लिए मना किया था, ये भी याद रखना है। अतः स्थल मार्ग से 325 ईस्वी पूर्व सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत लौट जाता है। सिकंदर का थल सेनापति कौन था? तो थल सेनापति था आपका सेल्यूकस, और जल सेनापति था निर्याकस। जल को नीर कहते हैं ना, तो ऐसा याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिए। जल सेनापति, जल को कहते हैं नीर, तो ये हो जाएगा क्या? निर्याकस। जल को नीर कहते हैं ना, तो निर्याकस। ठीक है, निर्याकस जल सेनापति, नीर सेनापति। और सेल्यूकस था स्थल सेनापति। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर था, जो पत्नी रुक्साना का पुत्र था। और सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता, जिससे सेना में मनोबल और बढ़ जाता था। और सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। सिकंदर पूरी पूरी दुनिया के 60% भाग को जीत लिया था। सिकंदर ने एशिया माइनर कहाँ कहाँ जीता? एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, कंधार, कंबोज जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। तो यहाँ से महाजनपद काल खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। जल्दी जल्दी अब रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवीजन जैसे देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत जैसे जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, सोगौरा अभिलेख से मिलता है, अशोक के अभिलेखों से, भवन स्तूप और गुफा से, मुद्रा जिसमें आहस्त और पंचमार्क चलते थे, मृदभांड जैसे काली पॉलिश वाले मृदभांड, यहाँ से जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत हो गए। फिर विदेशी यात्री का विवरण, इंडिका, मेगास्थनीज का, ऑस्टिन और जस्टिन का विवरण भी। साहित्यिक स्रोतों में पुराण हो गए, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा, राक्षस, विशाखदत्त की। जैन बौद्ध ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर से मिलती है। बृहद कथा मंजरी जैन ग्रंथ है, कल्पसूत्र से भी मिलती है। चंद्रगुप्त का शासनकाल 322 से 298 बीसी तक रहा था। चंद्रगुप्त ने प्राचीन भारत का राजवंश, जिसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 137 ईयर तक शासन किया था मौर्य वंश ने।
इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य, जिन्होंने नंदवंश के राजा घनानंद को पराजित करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को इन्होंने बनाया। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे। 322 ईस्वी पूर्व में माता का नाम मोरा था और संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। इनकी शिक्षा तक्षशिला में होती है। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल विसल मतलब निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया और साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक था और उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर के पूर्व में बंगाल फारस ईरान से लेकर बंगाल तक बहुत बृहद साम्राज्य था। उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक और पश्चिम में फारस ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक बहुत, जिसमें बांग्लादेश वाला बंगाल भी शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमण होने लगे। कौन हुए? यूनानी आक्रमण हुए, जिसमें सेल्यूकस निकेटर 305 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। इसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी बेटी कार्नेलिया अर्थात हेलेना भी कहा जाता है से विवाह किया। दहेज में एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान और पनिस डाई यानी काबुल को ले लिया। काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, हेरात को। और इस बात को लेकर किसमें पियानस ने अपने पियानस नामक यूनानी ही देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दे दिया। सब कुछ ले लिया और 500 हाथी उपहार में दे दिया। भारतीय इतिहास के प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज भेजा, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंदवंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा की गई है। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में इनके अनुसार चाणक्य के संयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर लिया और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो इंडिका से ये रेफरेंस देकर हमेशा मेंस में अपन लिखेंगे कि मेगास्थनीज पुस्तक से मौर्य वंश की जानकारी। तो मौर्य इंडिका के अनुसार मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था। दार्शनिक पहला, दूसरा अहीर, तीसरा सैनिक, चौथा किसान, फिर निरीक्षक, कारीगर और सभासद अर्थात मंत्री। 7 भागों में बांटा गया था मौर्यकालीन समाज को। और इनमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की। इससे हमें मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधि की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जो एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक थी। इसमें 15 अधिकरण मतलब 15 अध्याय थे। पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है। कहा गया है कि एक मजबूत राजा को साप्तांग सिद्धांत पर का पालन करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? बंगाल अभियान किया, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहतानूर और मरनानूर से किया जाता है। गोरखपुर में स्थित सौगौरा ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा की गई है। जैन ग्रंथ रजावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व से मिलती है। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए और वहीं पर संथारा संलेखना के द्वारा 298 बीसी में प्राण त्याग देते हैं। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख गुजरात में लिखता है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने। इसके बाद देखते हैं कि अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। ठीक है, गिरनार अभिलेख से शरीर के अंगों के समान राज्य के सप्तांग सिद्धांत जो था इस प्रकार था। राजा क्या है? राजा स्वामी या शीर्ष हुआ करता था। मंत्री अमात्य आंख है। जनपद की तुलना क्षेत्र जनसंख्या पैर्स की गई है। दुर्ग मतलब बांह हो गया, मतलब किला। कोष मतलब धन, मुख से। दंड सेना मस्तिष्क ब्रेन से। मित्र सहयोगी कान से, है ना।
चाणक्य को विष्णुगुप्त का या कौटिल्य भी कहते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हुआ करते थे। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। चाणक्य को भारत का क्या कहते हैं? चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इसके पिता का नाम गुणी था। और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोर्ट शब्द का प्रयोग किया है। जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोर्ट शब्द का प्रयोग किया है। विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोकोर्ट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर के चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। अब हम लोग देखते हैं बिंदुसार 298 से 269 बीसी। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसकी माता दुर्धरा थी। और बिंदुसार के बारे में यह है कि ये राज्य का संचालन चाणक्य करते थे। पत्नी का नाम चारुमित्रा और सुभद्रांगी था। और इसके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक तथा तिष्य था। दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने सीरिया नरेश दरबार में इनके एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा। सीरिया का नरेश था। कहाँ का नरेश था? सीरिया का नरेश था। कौन? एंटियोकस। और अपना राजदूत डायमेकस को भेजता है। इसे मेगस्थनीस का उत्तराधिकारी कहा जाता है, डायमेकस को। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर मांगा। स्ट्रैबो क्या कहता है? ये कहता है कि बिंदुसार क्या किया? बिंदुसार बोला, भाई सीरिया नरेश, मुझे अंजीर दे दो। 3 चीजें दे दो, अंजीर दे दो, मीठी शराब दे दो और दार्शनिक दे दो। अंजीर और मीठी शराब देने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन बोला दार्शनिक देना हमारे यहाँ के संस्कृति के खिलाफ है। दार्शनिक व्यापार हमारे यहाँ नहीं होता और उसने मना कर दिया। बिनुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय ने अपना राजदूत डायनोसियस भेजा था। तो सीरिया नरेश ने डायमेकस को भेजा और डायनोसियस ने क्या भेजा? टालमी द्वितीय ने डायनोसियस को भेजा। मिस्र का राजा था टालमी द्वितीय। तो मिस्र का राजा कौन था? टालमी द्वितीय। इसको अच्छे से याद रखिएगा। मिस्र का राजा था टालमी द्वितीय। ये भेजता है डायनोसियस को। और एक और राजदूत आता है बिनुसार के दरबार में, सीरिया का डायमेकस। ठीक है, कौन आता है? डायमेकस, जो कि मेगस्थनीस का उत्तराधिकारी कहलाता है। बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को पहले भेजा जाता है। सुसीम इसमें असफल हो जाता है तो फिर अशोक को भेजा जाता है। एक बात अंदर की ये है कि बिंदुसार अपने बड़े पुत्र को ही शासक के रूप में देखना चाहता था। ठीक है। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने क्रूरता पूर्वक विद्रोह को तो दबा दिया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था, जिसके स्थापक आजीवक संप्रदाय की स्थापना मुकल पुत्र गोसाल ने किया था। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। ठीक है, अमित्रघात किसे कहा गया है? अमित्रघात बिंदुसार को कहा गया है शत्रु विनाशक। वायु पुराण में से भद्रसार ये पूछता है। वायु पुराण में भद्रसार, भद्र, वायु, भद्र। और जैन धर्म में से सिंहसेन कहा गया। जैन धर्म में किसको? बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ये अपने शासन काल में कोई नया प्रदेश नहीं जीत पाया। ये तो ठीक है, चलिए याद नहीं करना पड़ेगा। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। पिता का पुत्र, पुत्र का पिता की उपमा से जाना जाता है किसको? बिंदुसार को। आइए अशोक के बारे में देखते हैं। सिंहसेन भद्रसार, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, इसे ही कहा जाता है। सम्राट अशोक 269 से 232 बीसी तक, 269 269 टू 232 232। इसका जन्म 304 बीसी में होता है पाटलिपुत्र में। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी, जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्लेआम कर दिया था। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईस्वी पूर्व बीसी में आपको घटाना पड़ता है। ठीक है, तो 269 में से 8 घटाए 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी, अर्थात ये तोसली पर अधिकार कर लिए। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। राजधानी तोसली थी और राजा कलिंग का नंदराज था। अशोक आक्रमण करता है 261 बीसी में करता है, अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 269 बीसी में यह शासक बनता है। कलिंग में हुए भाई भीषण नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और हृदय परिवर्तन के बाद भैरी घोष की जगह धम्म घोष
को अपना लेता है, की स्थापना करता है। अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग का आक्रमण किया था, ऐसा माना जाता है। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसने बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से मिली। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का मनुष्य भक्त था, बौद्ध धर्म अपना लिया बाद में। अशोक का बौद्ध धर्म व्यक्तिगत धर्म था, एक नैतिक पुलिंदा था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म की राजकीय धर्म घोषित नहीं किया बौद्ध धर्म को, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण जरूर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। और अशोक द्वारा भेजे गए कुछ धर्म प्रचारक महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका चले गए। महाधर्म रचित महाराष्ट्र चले जाते हैं। सोना तथा उत्तरा, ये सुवर्ण भूमि मतलब म्यांमार जाते हैं। सोना और उत्तरा, सुवर्ण सोना। महारक्षित यवन देश जाते हैं, महारक्षित यवन देश चले जाते हैं। और महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महाधर्म रचित हैं तो महाराष्ट्र जाएंगे। धृतराष्ट्र महाधर्म धर्म की रक्षा के लिए युधिष्ठिर ने क्या किया, महाधर्म रक्षित, है ना। तो ये महाराष्ट्र से ऐसा रिलेट कर सकते हैं, महाधर्म रचित महाराष्ट्र गए। महादेव मैसूर जाते हैं। मगजिम हिमालय क्षेत्र में मगजिम चले गए। और मध्यांतिक काश्मीर और गंधार चले जाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ कर दिया। 8वें वर्ष से इन्होंने धर्म यात्रा प्रारंभ कर दिया, जिसका क्रम इस प्रकार है। पहले बोध गया गए, कुशीनगर, लुम्बिनी नगर, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी, 10वें वर्ष बोध गया, 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। और कर टैक्स घटाकर केवल 1/8 भाग टैक्स कर दिया उन्होंने। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संधि थी 255 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई, जिसका अध्यक्ष मुगलिपुत्र तिस्स हुआ। तीसरी बौद्ध संधि 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में अध्यक्ष मुगलिपुत्र तिस्स थे। श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। और अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु अर्थात किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रखता था। श्रीलंका का राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। अशोक के समय मुद्राएं सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के कांसारपण एवं तांबे के कांकड़ी चलते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को 4 बराबर की गुफा पहाड़ियों में 4 गुफा दान दिया। सुदामा, कर्ण, चौपाड़ और विश्व झोपड़ी नाम की 4 गुफाएं थी बराबर की पहाड़ियों में। कहाँ, बराबर की पहाड़ियों में इनको दे देता है दान, किसको, आजीवक संप्रदाय के लोगों को। ये सहिष्णुता को दिखाता है। आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ के पुत्र ने प्रदान किया था। और उत्तराधिकारी इनका कुणाल था, तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल थे। अशोक की 5 पत्नियां संधति देवी, करुवाटी, पद्मावती, नित्यारक्षक थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। कारुवाकी को कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की। नेपाल में लालीलपतनम देवपतनम नामक नगर बसाया था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के राजा अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस दारा या दाया बाहू से मिली। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, जिसमें 4 लिपियों में लिखा। ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक भारत में मिलते हैं ब्राह्मी लिपि के लिखे अभिलेख। इसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। खरोष्टी लिपि यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिलते हैं, इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान से मिली है। ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। अशोक के शिलालेख को पहली बार टी पेंथेलर ने 1750 में खोजा था। अब समझिए, जो अशोक के शिलालेख हैं, चूंकि उसमें ऐसी लिपि लिखी गई है कि सभी तो पढ़ नहीं सकते, तो सबसे पहले पढ़ने की कोशिश काफी रिसर्च के बाद टी पेंथेलर ने किया। अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता जो मिली, कोशिश तो किया पहली बार टी पेंथेलर ने 1750 में, लेकिन पढ़ने में 1837 में जेम्स प्रिस्प को सफलता मिली। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी देवताओं का पसंद लिखा है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटक के मस्की, नेदर तथा उदगिलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक ही मिलता है। भाब्रू अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक मिलता है। मतलब इसमें अशोक के लिए मगध सम्राट कहा गया भाब्रू अभिलेख में। असम में अशोक की कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता असम में, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर था। अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया।
अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बाँटा जा सकता है, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख में 3 2 कैटेगरी हैं, एक बृहद शिलालेख है और एक लघु शिलालेख है। इसके बाद स्तंभलेख में दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख हैं और गुहालेख ये गुफाओं में लिखे जाते थे, इसलिए इनको गुहालेख कहा गया। अशोक की चतुर्दश शिलालेख इस प्रकार से हैं। प्रथम शिलालेख में अब इनमें उल्लेख क्या है, इसलिए इनको देखा जाता है। प्रथम शिलालेख में अहिंसा पर बल दिया गया है, तो अहिंसा पर बल दिया गया है प्रथम शिलालेख में, इसको देखना है। अहिंसा पर बल प्रथम शिलालेख में, और अहिंसा पर बल दिया गया तो पशु बलि पर रोक जरूर लगाए जाएंगे। और इन्होंने कहा था सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो ये पहले शिलालेख में कहा इन्होंने कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। द्वितीय शिलालेख में पशु चिकित्सा की चर्चा की गई, पशु की चिकित्सा की चर्चा की गई। साथ ही दक्षिणी भारतीय राज्य जैसे चेर पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, सतीय पुत्र की चर्चा की गई है। केरल पुत्र, सतीय पुत्र, श्रीलंका, चेर पांड, तो ये द्वितीय शिलालेख में चर्चा की गई है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं की गई है। तृतीय शिलालेख में अशोक ने 3 अधिकार, राजुक युग 3 अधिकारी मतलब राजुक, युक्तक और प्रदेशक की चर्चा की। 3 ये महत्वपूर्ण अधिकारी थे, राजुक, युक्तक और प्रदेशक। अब ये क्या करते थे, धम्म के प्रचार के लिए हुआ करते थे, धम्म का प्रचार करते थे। राजुक, युक्तक और प्रदेशक तृतीय शिलालेख में वर्णन मिला। अशोक ने शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया कि वे हर 5वें वर्ष दौरा करें और धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित किए। चतुर्थ शिलालेख में भैरव गोत्र की घोष की जगह धम्म घोष की नीति पर चर्चा करता है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, चर्चा की जाती है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता था। कौन? धम्म महामात्र। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का, समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 5वें शिलालेख में किया गया है। धम्म महामात्र का उल्लेख भी इसी शिलालेख में किया गया है। छठवां शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे जन कल्याण की बात की गई है 6वें शिलालेख में, और मुझसे मिल सकते हैं, और आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा दी। 7वां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय, माने धर्मों के समन्वय का जो उल्लेख मिलता है 7वें शिलालेख में, यह सबसे बड़ा शिलालेख, 7वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख भी है। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा की गई है, तो 7वें शिलालेख में तीर्थ यात्रा की भी चर्चा की गई है। 8वां शिलालेख, इसमें अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा है, जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। बोध गया के भ्रमण का उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जाता है गया और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जाता है लुम्बिनी। 9वां शिलालेख में अशोक छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख, सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख 9वें शिलालेख में मिलता है। 10वां शिलालेख धम्म के महत्व के बारे में चर्चा करता है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचें। इसमें धम्म नीति की व्याख्या, तो अशोक ने धम्म नीति की व्याख्या की है 10वें शिलालेख में। 11वां शिलालेख, अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए बात कही गई है। 12वां, स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की जाती है। स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की जाती है 12वें शिलालेख में, और हर प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही जाती है। 13वां शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई, और साथ ही पड़ोसी राजाओं के संबंध का उल्लेख भी किया जाए। निश्चित रूप से युद्ध करेंगे तो पड़ोसी राजाओं के संबंध का भी उल्लेख इसी मिलेगा। 14वां शिलालेख, अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेखों के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया 14वें शिलालेख में। ठीक है, तो कुछ ये महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, कहाँ हैं इनकी लिस्ट को, मेन लिस्ट को अब याद कर लीजिएगा। जैसे जबलपुर में है ब्राह्मी लिपि में रूपनाथ, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, और इसमें ठीक है महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, अशोक के स्तंभ लेख, लघु अभिलेख जिन्हें कह सकते हैं। भाब्रू अभिलेख, राजस्थान के भाब्रू, राजस्थान में है भाब्रू अभिलेख। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है इसमें। भाब्रू अभिलेख, इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा की गई है।
अशोक के 7 स्तंभ लेख लघु अभिलेख जिन्हें कहा जा सकता है। रुम्मनदेही अभिलेख नेपाल में है, नेपाल के लुम्बिनी में। यह अरामाइक लिपि में लिखा गया है। सबसे छोटा अभिलेख यही है। सबसे छोटा अभिलेख रुम्मनदेही अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की इसमें चर्चा की है। एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की गई है, रुम्मनदेही अभिलेख में की गई है। कौशाम्बी का अभिलेख जो है, कौशाम्बी का अभिलेख कहाँ है? यूपी में है। अशेक अशोक ने अपनी पत्नी कारुबाकी के द्वारा दिए गए दान की चर्चा करता है कौशाम्बी अभिलेख में। अकबर बाद में से इसे रानी का अभिलेख इसीलिए कहा गया। अकबर ने बाद में से इलाहाबाद किले में स्थापित कर दिया। टोपरा अभिलेख हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले गया, तुगलकाबाद। मेरठ अभिलेख मेरठ में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली तुगलकाबाद ही ले गया, टोपरा और मेरठ को। रामपुरबा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, ये चंपारण बिहार में तीनों हैं। ठीक है। रामपुरबा अभिलेख की खोज 1872 में कार्यलाल ने किया था, इसको याद रखिए। निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल में है। निगाली सागर तथा यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। अशोक अपने राज्याभिषेक के बरहा में बरसाया था। ठीक है। निगाली सागर। सरे कुनाभिलेख यह अफगानिस्तान के कांधार में है। सरे कुनाभिलेख जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान पुत्र हैं। मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक तथा पारलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योगधाम को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देख रेख के लिए राजूक को नियुक्त मतलब राजूक की नियुक्त किए थे अशोक ने। राजूक अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते थे और गलत व्यक्ति को दंडित भी कर सकते थे। अशोक के गुहा लेखों की संख्या 3 मानी गई है। बिहार में गया में एक गुहा लेख है और बराबर की पहाड़ियों में यहाँ 3 गुफाएं हैं। इनमें स्थित गुहा लेखों में अजीबकों को दिए गए दान का उल्लेख भी मिलता है। अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिलते थे। उत्तर प्रदेश के चुनार से पत्थर लिए जाया करते थे। अशोक की धम्म यात्रा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानूनों की संहिता बनाई, तो उसी को धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था, न कि किसी धर्म से रिलेटेड था। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से मिलती है। किससे? राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अपने आप को नियंत्रित करना धम्म नीति का मूल सिद्धांत था। स्वनियंत्रण। अशोक ने अपने दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों को बताया है। दूसरे और सातवें शिलालेख में, स्तंभ लेखों में, जिसमें सत्यवादिता, पवित्रता, साधुता, मृदुता, दान, दया, कल्याण ये सभी बताए हैं। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण और भिक्षुक का आदर करें, व्यक्ति दास तथा सेवकों को प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन, ये सबसे महत्वपूर्ण था, जियो और जीने दो को पालन करना। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। अब मौर्यकाल तो हमने ये सब देखा। अभी मैंने प्रशासनिक राजनीतिक विवरण देख रहे थे। राजनीतिक विवरण में हमने ये सारी चीजें देखा। अभी तो मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था बची हुई है, फिर सामाजिक व्यवस्था है, फिर प्रशासनिक व्यवस्था है। अभी तो ये राजा के बारे में पूरा था। ठीक है। और इसके बाद फिर सामाजिक व्यवस्था देखेंगे और मुद्राएं क्या क्या चलती थी। पतन फिर सबसे लास्ट में देखेंगे। तो मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन और कारखाना, तीन चीजें थी। और आर्थिक व्यवस्था की प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन और कारखाना। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। निजी भूमि को भाग कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था। भूमि के उत्पादन का 1/6 कौटिल्य के अनुसार और 1/4 मेगास्थनीज के अनुसार लिया जाता था। क्या? टैक्स। बिक्री मूल्य का टैक्स 1/10वां भाग हुआ करता था। भूमि माप वाले कर को रज्जु कहा जाता था। रज्जु क्या था? भूमि माप कर। और बलि एक प्रकार का अतिरिक्त उपज कर को बलि कहा जाता था। चारागाह कर को विविध कहते थे। तो चारागाह कर विविध कहलाता था। अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। मौर्यकालीन मुद्राएं कौन कौन सी हैं? मौर्य काल के राजकीय मुद्रा को पर्ण कहा जाता था। मौर्य वंश की राजकीय मुद्रा थी पर्ण, जो चांदी का बना होता था। पर्ण किसका? चांदी का सिक्का हुआ करता था। इस काल में मुद्रा के रूप में आहत मुद्रा भी प्रचलित थी। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले को रुद्र दर्शक कहा जाता था। इस समय चांदी के मुद्रा को कारसार्पण कहा जाता था और इस समय सोने के सिक्के को स्वर्ण एवं निष्क कहा जाता था। तांबे के सिक्के को इस समय मासक और काकनी, तांबे के सिक्के को मासक और कांकनी कहा जाता था। मौर्यकालीन संगठन श्रेणी। मौर्यकालीन संगठन एक श्रेणी हुआ करती थी। यह शिल्पकारों का संगठन था। निगम यह व्यापारियों का संगठन था। सार्थवाह यह कारवां या काफिला का संगठन, कारवां या काफिला का संगठन सार्थवाह हुआ करता था। निगम व्यापारियों का संगठन।
श्रेणी शिल्पकारों का संगठन। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था देखते हैं। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। यह नंद वंशों की सेना से 3 गुनी अधिक थी। इस समय स्थायी तथा अस्थायी 2 प्रकार के सैनिक रहते थे। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी कौन हुआ करता था? नायक। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में बांटा: पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगर पालिका सेना। जस्टिन ने कहा कि मौर्य की सेना डाकुओं का एक गिरोह था। प्रशासनिक व्यवस्था में देखें तो मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहते थे, महामात्र अथवा अमात्य कहते थे। 18 तीर्थ हुआ करते थे। जासूसों के लिए चर शब्द का उपयोग किया गया। अब 18 तीर्थों में देख लीजिए, प्रमुख जो शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ थे। अमात्य प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होता था। फिर पुरोहित, धर्म और दान विभाग का प्रमुख होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख सेनापति है। राजपुत्र युवराज, राज दरबार राज की द्वार रक्षक को कहते थे दवारिक, जो कि राज दरबार का द्वार रक्षक तो से दवारिक कहते थे। अंतःपुर का अंतर्वैदिक और आय का संग्रहणकर्ता को सन्निधाता कहते थे। सॉरी, समाहर्ता कहते थे। कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते थे। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता और समाहर्ता आय का संग्रहणकर्ता समाहर्ता। राजकीय कोष का अध्यक्ष सन्धि कहते हैं कोष को, तो सन्निधाता सन्धि को धारण करने वाला सन्निधाता। प्रशासता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रशासता को याद रखिए आप। कारागार कारागार का अध्यक्ष प्रशासता था। और एक प्रदेष्ठी हुआ करता था जो कि कमिश्नर था। और नगर का कोतवाल को पौर या नागरक कहते थे। प्रमुख न्यायाधीश को कहते थे व्यावहारिक। और नगर रक्षक का अध्यक्ष नायक होता था। कर्मांतिक उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष कर्मांतिक कहलाता था। अध्यक्ष मंत्रिपरिषद। सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाले को दंडपाल सैन्य सामग्री एकत्रित करता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग का रक्षक था। अंतःपाल सीमावर्ती। अंतपाल, अंत मतलब सीमा। सीमा कहाँ होती है? अंत में होती है सीमा क्षेत्र के। तो अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग का रक्षक था। दवारिक तो पता है, राजकीय दवारिक राज दरबार या राजकीय द्वार रक्षक था। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पहले इनके चरित्र को जांचा या परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक हुआ करता था। प्रशासनिक अधिकारी, आप देखिए हमने अभी राजकीय श्रेष्ठ जो विभाग होते हैं, जैसे सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो गया, एचआरडी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो ये इन सभी के मंत्री होते हैं विशेष, तो ये तो तीर्थ हो गए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी तो होते, कलेक्टर, एसडीएम, आईपीएस, आईएएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। 26 हुआ करती थी, तीर्थ हुआ करते थे 18। चेताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख था, चेताध्यक्ष कहा गया। खनन विभाग के प्रमुख को अकाराध्यक्ष कहा गया। मुद्रा विभाग को लक्षणाध्यक्ष कहा, लक्षणाध्यक्ष। पुलिस विभाग के प्रमुख को राक्षिन, पुलिस विभाग का जो एसपी था तो उस समय राक्षिन। धर्मस्थली दीवानी न्यायालय, धन से रिलेटेड दीवानी न्यायालय धर्मस्थली, और अपराध से रिलेटेड फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। गुप्तचर को गौण पुरुष कहा गया है। स्थायी गुप्तचर संस्था कहलाता था। और चलायमान गुप्तचर को संचार कहा जाता था। आटविक मतलब जंगल का अधिकारी, और फॉरेस्ट जो आईएफएस है उसको आटविक कहा जाता था। समाहर्ता टैक्स या कर का संग्रह करता। समाहर्ता सन्निधाता कोषाध्यक्ष हुआ करता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलाता था। उन मंडल में 6 समितियां हुआ करती थी। 6 समितियों में 5-5 सदस्य, 6 पंचे 30 सदस्य टोटल हुआ करते थे। अब न्याय प्रशासन, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था देखते हैं। मौर्यकालीन न्याय प्रशासन या न्याय व्यवस्था। मौर्यकाल में सम्राट ही सर्वोच्च न्यायालय था। अब अंतिम अपीली न्यायालय का था, सम्राट था। अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था। राजा का फैसला ही अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था, और सबसे छोटा न्यायालय था क्या था? ग्राम सभा, जहाँ वृद्धजन अपने निर्णय, तो वृद्धजन यहाँ निर्णय करते थे। पेड़ के नीचे जो आप देखते हैं फिल्मों में, पुरानी फिल्म देखते हैं, ग्राम पंचायत वही छोटा न्यायालय ग्राम सभा। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में स्थित होता था। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ होता था? राजधानी में, आज भी तो होता है। मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी, अब जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको धर्माधिकारी कहते थे। मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे? धर्माधिकारी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय थे। धर्म स्थीय जिसे दीवानी न्यायालय कहते थे, जो दीवानी तथा विवाह संबंधी विवादों को देखता था। फिर कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय, इसके द्वारा फौजदारी तथा मारपीट जैसे समस्याओं का निपटारा होता था। अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को
जनपदीय जो न्यायालय थी उसके न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? राजयुग कहा जाता था अशोक के काल में। अब गुप्तचर व्यवस्था देखते हैं। गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के प्रधान को महामात्या प्रसर्प कहा जाता था। महामात्या प्रसर्प। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गौण पुरुष, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गौण पुरुष और इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। गुप्तचरों को गौण पुरुष तथा प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। संचार इसमें व्यक्ति जगह-जगह जानकारी माने जो घूम फिर कर के चलायमान जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसको संचार और संस्था एक जगह संगठित होकर गुप्तचरी करना संस्था। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम करने के लिए पुलिस व्यवस्था भी थी और जिसे अर्थ शास्त्र में आरक्षण कहा गया है। पुलिस को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में आरक्षण आरक्षक यहीं से आया है। मौर्यकालीन वास्तुकला देखते हैं। मौर्यकाल में लकड़ी के भवन बनते थे। मौर्यकाल में लकड़ी के भवन बनाए जाते थे, जो वर्तमान में पटना के कुम्हारार से मिलते हैं। मौर्यकाल में पत्थर के कुशल कारीगर भी थे मौर्यकाल में। और अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया था। अशोक ने मध्य प्रदेश में क्या बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थरों के शेरों को एक जगह रखा, जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज में मिला यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है, जो इस ये नीचे है। अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं, किंतु पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख नहीं मिलता है। स्तूप की संरचना देख लेते हैं। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना होती है, जिसे अंड कहते हैं। अंड के ऊपर एक छज्जा होता है, जिसे हर्मिका छज्जा को हर्मिका कहेंगे। छज्जे के ऊपर एक मस्तूल होता है, निकला रहता है, जिसे यष्टि कहते हैं। यष्टि के ऊपर 3 छतरियां लगी रहती हैं, जिसे कहते हैं। उपरोक्त संरचना के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ होता है। इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती है, जहां तोरण द्वार प्रवेश द्वार बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये छतरियां हो गई, यहाँ पर ये हर्मिका हो गई, ये अंड हो गया और ये प्रदक्षिणा पथ हो गया। ये एक प्रदक्षिणा पथ हो गया। इसको क्या कहते हैं? ये मेधी है। क्या है ये? मेधी। और ये क्या है? तोरण द्वार। तोरण और इसको कहेंगे ये वेदिका है। ये क्या है? वेदिका है। तो अब थोड़ा-सा इसका डिटेल देख लेते हैं। तोरण द्वार स्तूपों के चारों ओर प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। तोरण द्वार स्तूपों के चारों ओर प्रवेश द्वार बने होते थे, जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों को फैलाने का प्रतीक माना जाता है। वेदिका स्तूप के चारों तरफ एक घेरा बनाया जाता था, जिसे वेदिका या रेलिंग कहा जाता था, जो पत्थरों के विभिन्न स्तरों पट्टिकाओं का बना होता था। यह पवित्र भूमि का प्रतीक है, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती है। अंड जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। हर्मिका देवताओं की घर अथवा पवित्रता का प्रतीक। देवताओं का घर पवित्रता का प्रतीक है हर्मिका। छत्र बुद्ध के विचारों भिक्षाओं का प्रतीक है, जिससे श्रद्धा सम्मान एवं उदारता। अब आइए सामाजिक जीवन देखते हैं क्या था मौर्य समाज का। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर किया। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने प्रिय नाम में देव नाम प्रियदर्शी जोड़ा, जो संस्कृत भाषा का शब्द। परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का वर्णन मिलता है। अशोक ने 11वें शिलालेख में आदेश दिया है कि ब्राह्मणों को कोई न सताए। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को 4 गुफाएं दी। अशोक ने पशुबलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यज्ञ तथा कर्मकांड पर रोक लगा दिया, जिसके कारण ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी आई।
मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था। इस समय स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। स्त्रियां पुनर्विवाह तो कर सकती थीं। जो विधवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी उसे छंद वासिनी कहा जाता था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला रूपाजीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का देखरेख गणिकाध्यक्ष करता था। ठीक है। इस समय तलाक को मोक्ष कहा जाता था। तलाक को मोक्ष कहा जाता था। इस वंश में प्रथम बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किया गया। इस काल में पाटलिपुत्र नगर विश्व के नगरों की रानी कहा जाता था। पाटलिपुत्र फेमस ही था, राजधानी भी था। इस काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई, इसको याद रखिएगा, त्रिमाकस में पूछा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे संबंध। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? संबंध मौर्य काल से है। मौर्यकालीन एक अधिकारी। और लिखेंगे किसका संबंध? सड़क निर्माण से है ना? एग्रोनोमोई, सड़क निर्माण कार्य। प्रशासनिक ढांचा देखते हैं किस प्रकार से प्रशासनिक ढांचा हुआ करता था। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था और उस पद के नीचे देखिए सबसे पहले क्या हो गए? राजा। सबसे पहले कौन हो गए? राजा। अब जो राजा थे, राजा के नीचे हुआ करते थे मंत्रि परिषद। इन मंत्रि परिषद में 18 तीर्थ हुआ करते थे। फिर इन 18 तीर्थों के अधीन भी क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। इन अध्यक्षों के अधीन भी कुछ अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है। इस प्रकार से पूरी प्रशासनिक ढांचा था। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था और उसके नीचे युवराज होते थे। प्रांत का, फिर प्रांतों में भी शासन पद्धति थी जो जिसका शासन प्रांतपति के पास था। फिर प्रांतों को 20 जिला में, फिर 20 को 20 का अधिकारी विस्पति होता था। 10 गांवों के छोटा मालिक को गोप कहते थे। प्रशासन की सब छोटी इकाई गांव हुआ करती थी जिसका प्रमुख ग्रामीण मुखिया होता था। इस समय न्यायाधीश को राजयुक्त कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी लेकिन अशोक के समय में 5 हो जाती है। कौन कौन थे इस प्रकार से देखते हैं। कलिंग की राजधानी तोसली, पहला कलिंग था। अवंती राष्ट्र उज्जैनी, मालवा राजपुताना, गुजरात, काठियावाड़ इसमें अवंती राष्ट्र में शामिल था। फिर प्राची, पाटलिपुत्र पूर्वी प्रांत को प्राची, बिहार, बंगाल के और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। उत्तरापथ तक्षशिला, गंधार, कंबोज, पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान के क्षेत्र। दक्षिणापथ में सुवर्णगिरी आती थी राजधानी इसकी। विंध्य के दक्षिण का क्षेत्र को सुवर्णगिरी दक्षिणापथ कहा गया। इसके समय प्रांतों को चक्र कहकर पुकारते थे। प्रांत क्या कहलाते थे? चक्र कहलाते थे। प्रांतों के प्रशासकों को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहते थे। प्रांतों के विभाजन के विषय में होता था। विषय प्रांत विषय बांट दिया गया। विषय का अब जो विषयपति प्रमुख हुआ करता था। अशोक के उत्तराधिकारी 232 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। ठीक है। कहीं कहीं दशरथ मिलता है, दशरथ नहीं मानना है। दशरथ इनका पौत्र था। 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक की भांति उन्होंने देवनागरी की उपाधि धारण की। आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए वही काम किया जो अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए। नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया था। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। मौर्य वंश के पतन के कारण अशोक युद्ध नीति त्याग देना, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव। अशोक ने बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारियों का योग्य होना था। मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ जुलाई महीने में होती थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य आइए देखते हैं। तो सबसे पहला ब्राह्मण साम्राज्य था शुंग वंश।